ये कभी सोचा है कि कुछ सभ्यताएं आखिर हजारों सालों तक कैसे टिक पाती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी प्राचीन भारत के संदर्भ में। देखेंगे कि वो कौन से ब्लूप्रिंट्स थे जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को सदियों से हैरान परेशान किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि प्राचीन भारत के पास इसके कुछ बहुत ही कमाल के जवाब हैं। और इसका जवाब छिपा है उन रूपरेखाओं में, उन ब्लूप्रिंट्स में जो उन्होंने समाज के लिए बनाए थे। तो आज हम उन्हीं बुनियादी विचारों को समझेंगे, वो नक्शे जो प्राचीन भारतीय चिंतकों ने शहरों, साम्राज्यों और यहाँ तक कि संस्कृति को एक शक्ल देने के लिए तैयार किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे ठोस योजना से, एक शहर की रूपरेखा, यानी एक साथ एक जगह पर रहने का प्लान। सिंधु घाटी सभ्यता ने जो शहर बसाए वो अपने समय से हजारों साल आगे थे। सड़कों का एकदम सीधा ग्रिड पैटर्न, पकी हुई ईंटों से बने घर, और ये सोचिए जरा, हर घर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब भूमिगत नालियां। और तो और उनकी साफ सफाई के लिए मैनहोल तक थे। आज से हजारों साल पहले फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल, ये सब उस जमाने के हिसाब से किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। अच्छा, तो शहर तो बस गए। अब शहर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़े और जटिल साम्राज्य को चलाने का ब्लूप्रिंट कैसा था। और इस शाही ब्लूप्रिंट की नींव रखी कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर एक पूरा गाइड है। इतना जबरदस्त कि इसे आज भी पढ़ा और समझा जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य को एक शरीर की तरह देखा गया है, जिसके 7 सबसे जरूरी अंग होते हैं। इसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। इसमें राजा है, मंत्री हैं, जमीन और लोग हैं, किला है, खजाना है, सेना है, और यहां तक कि दोस्त यानी सहयोगी देश भी हैं। हर अंग का अपना काम था और सब मिलकर ही राज्य को चलाते थे। और मौर्य साम्राज्य ने इस थियरी को असल में लागू भी किया। उनके पास एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिविल सर्विस थी। मतलब खेती की देखरेख के लिए अलग अफसर, जिसे सीताध्यक्ष कहते थे, व्यापार के लिए अलग, जंगलों के लिए अलग, हर चीज का हिसाब किताब रखने वाला एक अकाउंटेंट जनरल भी था। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक। और जानते हैं इतने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ी सेना को मेंटेन कर पाया। यूनानी लेखक मेगिस्थनीज के मुताबिक उनकी पैदल सेना में ही करीब 6 लाख सैनिक थे। ये उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। लेकिन एक मजबूत साम्राज्य सिर्फ किलों और सेना से नहीं बनता है, वो ज्ञान से बनता है। तो जब राज्य स्थिर हो गया तो सभ्यता ने एक और ब्लूप्रिंट तैयार किया, ज्ञान और विचारों को आगे बढ़ाने का। खासकर गुप्त साम्राज्य के दौर में, जब शांति और स्थिरता थी, तब ज्ञान को सिर्फ बचाया नहीं गया, बल्कि उसे एक संस्था का रूप दिया गया, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा केंद्र थी जिसे आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज का पूर्वज कहा जा सकता है। सोचिए, 700 सालों से भी ज्यादा समय तक ये चली, और यहाँ तिब्बत, चीन, कोरिया, सेंट्रल एशिया, कहाँ से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि मेडिसिन, लॉजिक, मैथ्स, सब कुछ पढ़ाया जाता था। और ज्ञान की यह परंपरा अचानक से नहीं आई। इसकी जड़ें थी वेदों और उपनिषदों जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में। वेद, जो दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से हैं, और उपनिषद, जिनमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के बाद जैसे गहरे सवालों पर विचार किया गया है। तो शहर बन गए, साम्राज्य बन गए, ज्ञान के केंद्र भी बन गए। अब इन मजबूत नींवों पर एक और ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। ये था कला, विज्ञान और साहित्य के एक सुनहरे दौर का ब्लूप्रिंट। इसी दौर में हुए कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके नाटक और कविताएं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, आज भी दुनिया के बेहतरीन साहित्य में गिनी जाती हैं। फिर मेडिसिन के क्षेत्र में देखिए, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, जो सर्जरी की तकनीकों का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया था। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ सर्जरी का खिताब मिला। और बात करें विज्ञान की, तो वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका जैसा ग्रंथ लिखा, जिसमें एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास की जबरदस्त जानकारी थी। तो इन सारी अलग अलग रूपरेखाओं को देखकर हम आखिर में क्या कह सकते हैं? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? प्राचीन भारत की असली जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने हर चीज के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं बनाई, रहने के लिए, शासन करने के लिए, सोचने के लिए और कुछ नया बनाने के लिए। और ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे को मजबूत करती थीं। देखिए,
एक अच्छा शहर एक मजबूत साम्राज्य को सहारा देता है, और एक मजबूत स्थिर साम्राज्य ज्ञान और संस्कृति को फलने फूलने का मौका देता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। तो ये थीं प्राचीन भारत की रूपरेखाएं। पर ये हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। आज की हमारी दुनिया कौन से ऐसे ब्लूप्रिंट्स बना रही है जो हजारों सालों तक टिकेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन नींवों को आज भी बहुत महत्वपूर्ण बना देता है।